हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे रेखीय प्रक्रमण समस्या को हल करने की ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसके लिए हमने साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बुक व्यवसाय गणित डॉक्टर करीम एवं अग्रवाल से क्वेश्चन लेके समझाने का प्रयास करते हैं। ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार हल करेंगे, इसको समझने के पहले कुछ बेसिक ले लेते हैं। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखीय प्रक्रमण समस्या को हल करने की विधि। रेखीय प्रक्रमण समस्या यदि ये दो चर x और y हो सकते हैं या हमने उसे x1 x2 दिया होगा तक सीमित हो तो ग्राफिक विधि से हल किया जा सकता है। आदर्शतम या अनुकूलतम मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। प्रक्रिया स्टेप नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम समस्या को रेखीय प्रक्रमण समस्या के रूप में लिखना होगा। यदि वो इस रूप में नहीं दी होगी तो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ नॉट गिवन। उसके बाद हमें प्राप्त समस्या को अर्थात सभी प्रतिबंधों को रेखीय असमीकाओं को समीकाओं में अर्थात समान में परिवर्तित करना होगा। जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, तो जो से अधिक और बराबर और कम और बराबर को हमें बराबर कर देना है, अनइक्वलिटीज़ को हमें इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा प्रत्येक रेखीय असमीकाओं के लिए x और y के दो दो मान निकालने होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर ईच अनइक्वलिटी बाय पुटिंग x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। x 0 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा और यदि हम y को 0 रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा। स्टेप नंबर तीसरा हमारा होगा द्वितीय प्रक्रिया में प्राप्त परिणामों को ग्राफ में दर्शाएंगे तथा प्रत्येक असमीकाओं को संतुष्ट करने के लिए समतल क्षेत्र का निर्धारण करेंगे और इसे तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फिर हमें प्लॉट द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन स्टेप 2 ऑन द ग्राफ, जो भी हमारे इस नंबर 2 में आए हैं जो x और y की वैल्यू, उसे हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और जो प्लेस आएगा, रीजन आएगा, उसे हम जो है एरो की मदद से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि असमीकाओं को संतुष्ट करने वाले उभयनिष्ठ क्षेत्र कॉमन रीजन जो हमारे पास आया है का निर्धारण छायांकित करके करेंगे। हम उसे शेडिड कर देंगे जो हमारे पास कॉमन रीजन आया हुआ है। फिर हमें याद रखना है कि यदि असमीकाओं में लेस देन इक्वल का साइन है तो साइन हमारा तीर का निशान नीचे की ओर होगा, और यदि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल अधिक और बराबर है तो हमारा एरो का निशान ऊपर होगा। इफ़ देयर इज़ लेस देन इक्वल सिंबल इन अनइक्वलिटी देन प्लेन डाउनवर्ड, और इफ़ ग्रेटर देन इक्वल है तो सिंबल हमारा जो होगा वो आउटवर्ड कर देंगे, ऊपर की ओर कर देंगे। चौथा स्टेप हमारा होगा इस संयुक्त क्षेत्र के कोने के बिंदुओं का मान ज्ञात करेंगे। हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ कॉमन रीजन, जो हमारा कॉमन रीजन है उसके जो कोने के बिंदु हैं उस पर हमें वैल्यूज़ x और y की कैलकुलेट करना पड़ेगी। अज्ञात कोने के बिंदु का मान या तो ग्राफ से निकालना पड़ेगा या उन कोने की असमीकाओं को हल करके ज्ञात किया जा सकेगा। अब स्टेप नंबर हमारा जो 5th होगा, प्रक्रिया का 5वां चरण लास्ट चरण होगा। उद्देश्य फलन में प्रत्येक कोने के बिंदुओं का मान निकालेंगे। जो कोने के बिंदु में x और y की वैल्यूज़ आए हैं उन्हें हमें ऑब्जेक्ट फंक्शन में रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यदि अधिकतम लाभ है तो जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी उसका मान हम ले लेंगे। यदि न्यूनतम लागत निकालना है तो हम जो वैल्यू कम होगी उसे ले लेंगे।
तो उद्देश्य फलन का मान जिस बिंदु के कोने में अधिकतम होगा वही आदर्शतम मान होगा। यदि न्यूनतम लागत से संबंधित प्रश्न है तो उद्देश्य फलन का मान वो होगा जिस कोने में बिंदु से न्यूनतम वैल्यू प्राप्त हो रही होगी, वही आदर्शतम माना जाएगा। अब इसे हम क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से कि इसे किस प्रकार हल करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित रेखीय प्रक्रमण समस्या को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिक मेथड। अधिकतम मैक्सिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस 25x2, x1 लेस देन इक्वल 32, x2 लेस देन इक्वल 8, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 48, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। इस प्रॉब्लम को देखें किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा था सभी प्रतिबंधों के रेखीय समीकरणों को समीकरणों में अर्थात समान में परिवर्तित कर देंगे। चेंज ऑल अनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वलिटीज़। हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल और मोर देन इक्वल हैं उन्हें इक्वलिटी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमारी दी गई प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट फंक्शन है 20x1 प्लस 25x2 इक्वल टू z। ये तो ऑलरेडी इक्वलिटी में है, लेकिन हमारे पास जो दूसरा वाला दिया गया था कि x1 लेस देन इक्वल 32 है, ये हमारा असमीकरणों को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो लेस देन इक्वल है इसको हम किस प्रकार कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम बोलेंगे x1 इक्वल टू 32। जो छोटा और बराबर था उसे हमने केवल बराबर कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है x2 लेस देन इक्वल 8 है। जो लेस देन इक्वल 8 है इसे हम इक्वल कर देंगे, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वाला जो है वो है हमारा 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 48। इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तब हो जाएगा 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48 हो जाएगा। ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास दिए गए हैं कि x1 लेस देन इक्वल 0 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x2 दिया गया है लेस देन इक्वल 0, ये हमारा हो जाएगा x2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप, प्रत्येक असमीकरणों के लिए x और y के दो मान निकालना होगा और x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर ईच अनइक्वलिटी बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ पर समीकरण है वहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालना है। अब यदि हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है। यहाँ दिया हुआ है 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48। यहाँ x और y नहीं है, ये x1 में है और ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया है x2 में। ये x1 हो गया और ये हमारा x2 हो गया। अब 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48 है, इसकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। माना कि x1 इक्वल टू 0 तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, x2 की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48 है। x1 की वैल्यू 0 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3x2 इक्वल टू 48, तो 0 प्लस 3x2 इक्वल टू 48
और वैल्यू ऑफ x2 हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यूज़ हमारी हो जाएगी 1 और 16। यदि x1 वैल्यू हमारी 0 है तो x2 की वैल्यू 16 होगी। तो ये हमारा पहला पोर्शन हुआ। इसी को देख लेते हैं। यदि हम मान लेते हैं, यदि माना कि x2 इक्वल टू 0 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी। अब इसी वैल्यू को फिर रख देते हैं। 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48 है। 4x1 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 4x1 इक्वल टू 48 और x1 इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 12। इसे यदि हम टेबुलेट कर देते हैं तो हमारे पास एक टेबल कैलकुलेट हो जाएगी और वो टेबल इस प्रकार होगी। देख लेते हैं टेबल क्या होगा। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, यदि हमने x1 को 0 एज्यूम किया था तो x2 की वैल्यू 16 आ रही है। यदि हम x2 को 0 एज्यूम करते हैं तो ये वैल्यू हमारी x1 की वैल्यू 12 आ रही है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। प्रक्रिया का तीसरा चरण होगा स्टेप थर्ड। द्वितीय प्रक्रिया से प्राप्त परिणामों को ग्राफ में दर्शाना होगा। प्लॉट द पॉइंट ऑब्टेन इन स्टेप 2 ऑन ग्राफ। ग्राफ में हमें दिखाकर कॉमन रीजन जो है, एक उभयनिष्ठ क्षेत्र निकालना होगा, उसे हमें शेडेड करना होगा और यही हमारे समस्या का सॉल्यूशन होगा। अब देखेंगे ग्राफ पेपर पर किस प्रकार प्लॉट करेंगे। हम कोशिश करते हैं इसे अच्छे से अच्छा समझाने की, ताकि आपको समझ में आ सके, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की लिमिटेशन होगी। तो पहले हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे पास लाइन खींच ली। ये है वैल्यू O और ये वैल्यू होगी हमारा x1 और ये वैल्यू हमारी x2। हम देखें हमें क्या क्या दिखाना है। हमें दिखाना है सबसे पहले जो है x1 इक्वल टू 32 दिया हुआ है, x2 इक्वल टू 8 दिया हुआ है और जो हमने पॉइंट निकाले हुए थे उन्हें मैक्सिमम हमें 32 तक दिखाना है। x1 की वैल्यू 32 है तो हम स्केल यहाँ पर 32 तक लाने के लिए स्केल को 4 का मान लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। हमने यहाँ पर जो स्केल माना हुआ है वो x1 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4। ऐसे ही x2 में जो वैल्यू चाहिए है मैक्सिमम वो 16 चाहिए है, इसलिए ओ x2 इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 80 और 20। अब हमारे इक्वेशन देखें। फर्स्ट बोला है ऑब्जेक्ट फंक्शन को नहीं, ऑब्जेक्ट फंक्शन के अलावा देखें। फर्स्ट वाला बोला है x1 इक्वल टू 32, x1 की वैल्यू 32 है। तो ये जो हमारी लाइन है वो OX1 है और x1 की वैल्यू 32 है। तो ये हमारा 32 है, तो हम ये 32 पर लाइन खींच देंगे तो x1 की वैल्यू हमारी 32 आ गई। ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद देखिएगा आगे जाके बोला हुआ है कि ये यहाँ पर यदि देखें तो ये बोला हुआ था x1 लेस देन इक्वल 32 है, लेस देन इक्वल छोटा और बराबर। तो हमारा आंसर अंदर की ओर आएगा क्योंकि वैल्यू बोले हैं कम होना चाहिए, 32 से कम है वैल्यू। तो हमारा आंसर यहाँ की ओर होगा, इस एरिया की ओर, अंदर की ओर होगा। अगला वाला देखिएगा
तो x2 बोले हुए हैं लेस देन इक्वल 8। x2 की वैल्यू जो है वो 8 और 8 से छोटी है, तो ये x2 वाली लाइन है। x2 वाली लाइन में ये हम 8 ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। इसको अपन यहाँ से दिखाते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी हमारी बोले हुए हैं लेस देन इक्वल, तो छोटा और बराबर, तो ये वैल्यू हमारी इसकी भी नीचे की ओर होगी। तो ये एरिया भी हमारा जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का बन रहा है कि इससे छोटा होना चाहिए और इससे भी छोटा होना चाहिए। आगे देखें, जो हमारा थर्ड आया था 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 48, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 48 था। इससे जो हमने बनाया हुआ है वो देखें किस प्रकार बनाए हुए थे। इससे जो वैल्यूज़ बनाई हुई है देखिएगा, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48 से बनाया हुआ है। जब हमने x1 को 0 रखा तो x2 की वैल्यू आ गई 16। जब हमने x2 की वैल्यू को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। यानी कि हमें दिखाना है x1 12 एंड x2 16। इसे याद रखिएगा, x1 जो है वो 12 और x2, एक लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए हैं। ये दो बिंदु यहाँ से आएंगे, x1 होगा 12 और x2 होगा 16। इसे ग्राफ पर देखते हैं किस प्रकार होगा। तो x1 जो है वो है हमारा 12, तो ये x1 है और ये वैल्यू उसकी 12 है। ये यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया, x1 12 और x2 की वैल्यू हमारी जो है वो 16 है। तो एक डॉट हमने कहाँ पर लगा दिया, 16 पर लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। 16 और 12 के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ से मिला देते हैं। और यहाँ पर फार्मूले में लिखा था लेस देन इक्वल 48, छोटा है किससे, 48 से। तो ये छोटा है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम का जो एरिया है, एरो जो है वो डाउनवर्ड रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। और नॉन नेगेटिव कंडीशन है कि वैल्यू 0 से ज़्यादा। देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन इससे क्या होना चाहिए, जो बोल रहे हैं 0 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉन नेगेटिव कंडीशन यहाँ भी बोलते हैं कि x2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये वाली लाइन बोलती है वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये वाली वैल्यू बोलती है इससे कम होना चाहिए। सारे कांस्टेंट, सारे प्रतिबंध यहाँ पर समाहित होते हैं। ये 0 से ज़्यादा है, ये 0 से ज़्यादा है, ये 48 से कम है और ये वाला 8 से कम है। तो ये हमारा एरिया जो है इसे हम छायांकित कर देते हैं, शेडिड कर देते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम का कॉमन रीजन है, यही हमारी प्रॉब्लम का संभाव्य क्षेत्र है जहाँ पर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यदि हम इसे पॉइंटेड करें तो ये हो जाएगा O, और ये पहला पॉइंट है, इसे हम ले लेते हैं A पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा B पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा C पॉइंट। O A B C हमारे प्रॉब्लम का संभाव्य क्षेत्र होगा जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ये ग्राफ पेपर हो गया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हमारा जो चौथा स्टेप है वो है उभयनिष्ठ या संभाव्य क्षेत्र के कोने के बिंदुओं का मान ज्ञात करना। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉर्नर ऑफ कॉमन रीजन। कॉमन रीजन जो हमारा आया हुआ है, उस कॉमन रीजन में जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में वैल्यू ऑफ x1 और x2 क्या होगी, x1 और x2 का मान क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। कोने के बिंदु का मान या तो हम ग्राफ से देख पाएंगे, यदि ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमारे जो इक्वेशंस हैं, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, उसे हल करके निकालेंगे। देखेंगे इस ग्राफ में हमारे कितने कॉर्नर आए हैं, उस कॉर्नर पर वैल्यूज़ क्या हैं। पहले ग्राफ से देखते हैं, फिर उसको अलग से भी हल करके दिखाते हैं।
ग्राफ के कॉर्नर के वैल्यूज़ देखें तो कॉर्नर की वैल्यू जो हमारा पहला कॉर्नर है वो है हमारा ओ जो है हमारा 0 पॉइंट है। इस 0 पॉइंट पर x1 की वैल्यू 0 होगी और x2 की वैल्यू 0 होगी। अब हमारा दूसरा जो कॉर्नर है वो है ए कॉर्नर, यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो 12 है। x1 की वैल्यू इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू 12 है, लेकिन ये जो x2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये वाली जो लाइन है वो 0 पे कट कर रही है, ये 0 पे कट कर रही है, इसलिए x2 की वैल्यू 0 है। अब पॉइंट जो B है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। ये ग्राफ पेपर से भी पढ़ सकते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हैं। ग्राफ पेपर पर पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर x2 में प्रॉब्लम नहीं है। x2 तो देखिएगा किस पर कट कर रहा है, ये जो हमारी 2 लाइन है वो तो यहाँ पर B बिंदु पर वैल्यू ऑफ x2 जो है वो 8 है। अब वैल्यू x1 की क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो x1 की वैल्यू यदि आप देखें, यदि आप समझ पा रहे हो तो देखिएगा, यदि यहाँ पर इसको लेकर नीचे की ओर लाइन खींच दें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। और देखें यहाँ पर वैल्यू एकदम मिडिल में आ रहा है, 4 और 8 के बीच में जो मिडिल है, और ये मिडिल सेक्शन हमारा कितना है, 6 है। ये हम इसे किससे पढ़ के बता रहे हैं, ग्राफ से। यदि आप ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 6 है और x2 की वैल्यू हमारी 8 है। इसको हम इक्वेशन से भी हल करके बता सकते हैं। अभी हम आपको इक्वेशन से भी हल करके बताएंगे इसको दूसरे तरीके से। अब हमारा पॉइंट नंबर जो है वो C है। C पॉइंट पर यदि हम आप देखें तो ये C पॉइंट पर x2 की वैल्यू 8 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर x2 की वैल्यू 8 है। लेकिन नीचे की ओर यदि आप देखें तो ये हमारी जो लाइन है ये x1 लाइन है, x1 लाइन 0 पर कट कर रही है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है और x2 की वैल्यू यहाँ पर 8 है। ये हमारे कॉर्नर पर x1 और x2 की वैल्यूज़ हो गई है। यदि आप इसे देखना चाहें इक्वेशन से कैसे निकालेंगे उसे भी अपन देख सकते हैं। प्रॉब्लम का ओवहनिष्ठ जो क्षेत्र होगा वो हमारा ओवहनिष्ठ क्षेत्र, कॉमन जो रीजन है वो रीजन है OABC। ओ कॉर्नर पर x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, हमने ग्राफ पर देखी। ओ कॉर्नर पर x1 की वैल्यू जो है 0 है और x2 की वैल्यू भी 0 है। ए कॉर्नर पर देखें, कॉर्नर ए पर यदि आपने देखें, हमने अभी आपको पॉइंट आउट करवाया था, ए पर देखें तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 12 है, लेकिन x2 की वैल्यू 0 थी। बी वाले पॉइंट को देखें, ग्राफ से हमने पढ़ा हुआ था, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही थी 6 और x2 की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 8। और सी पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू जो है वो 8 निकल रही थी। इसे हमने ग्राफ से निकाला था। यदि हम इस वाले पोर्शन को यदि समीकरण से निकालें तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन आई है बी, वो देखिएगा किन दो लाइनों से मिलके बनी हुई है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो बी वाली लाइन है वो इस वाले इक्वेशन से बनी हुई है जो हमारा इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, और एक इससे बनी हुई है, ये जो बोल रहे हैं कि x2 की वैल्यू 8 है। तो यदि इनसे बना हुआ है तो इसको देख लेते हैं। डी पॉइंट को ही हम इक्वेशन से बता रहे हैं, डी पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख रहे हैं। बी पॉइंट में बोला है x2 इक्वल टू कितना है, 8 है,
और जो दूसरा इक्वेशन हमारा है वो है 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 48। यदि हम ये वैल्यू इसमें रख दें तो भी हमें मिल सकता है। तो 4x1 प्लस 3 और x2 की वैल्यू 8 है तो मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 48। 4x1 प्लस 24 इक्वल टू 48। 4x1 ये हम 48 में से ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 24। 4x1 इक्वल टू 24 और x1 की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी जो आ गई है 6, और यही हमने निकाला हुआ है कि x1 इक्वल टू 6 होता है और x2 इक्वल टू 8 होता है। ये हमने ग्राफ से निकाला था, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दिया। हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। हमारा 5वां स्टेप होगा, उद्देश्य फलन में निकाले गए प्रत्येक कोने के बिंदुओं का मान रखेंगे। जिस कोने पर वैल्यू अधिकतम होगी वही हमारी समस्या का अनुकूलतम हल होगा। पुट ईच कॉर्नर पॉइंट वैल्यू इन ऑब्जेक्ट फंक्शन, और जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। टाइम बचाने के लिए हमने टेबल कैलकुलेट कर पहले से ही बना के रख ली है। हमारे पॉइंट ओ, ए, बी और सी है। ओ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओ पर वैल्यू हमारी जो है वो 0 होगी। ये वैल्यू ऑफ x 0 है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x2 भी 0 है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है वो है 20x1 प्लस 25x2 इक्वल टू z, और वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम होना चाहिए। इसे हम ना भी निकालें तो चल जाएगा, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए लिख दिया है। 20 मल्टीप्लाई बाय 0, 25 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ तो जनरली कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। अब हमारा समस्या का हल इन 3 बिंदुओं पर है। पहले बिंदु पर x की वैल्यू 12 है लेकिन x2 की वैल्यू 0 है। यदि इसको देखें तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 20 की जो वैल्यू होती है वो होती है 240। बी पॉइंट पर देखें, बी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ x1 6 थी और वैल्यू ऑफ x2 8 थी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 और 25 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 20 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आएगा, और इन दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 320। सी पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ x1 है वो 0 है और वैल्यू ऑफ x2 8 है। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमने देखा 25 मल्टीप्लाई बाई 8 200 होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 वैल्यू है, 240 वैल्यू है, 320 वैल्यू है और 200। हमारा उद्देश्य है अधिकतमीकरण करना, मैक्सिमाइज़ करना, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 320। इसलिए हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा बी पॉइंट पर x1 हमारा होना चाहिए 6 और x2 हमारा होना चाहिए 8। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। बी बिंदु पर z का मान अधिकतम 320 है, अतः रेखीय प्रक्रमण समस्या का अनुकूलतम हल x1 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। It is clear that z is maximum at point B and value of z 320. Optimum solution of linear programming problem is x1 equal to 6 or x2 equal to 8.